नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी इजी कोड में। सो आज हम जो हमारा इकोनॉमी का सीरीज चल रहा था उसके सेकंड पार्ट को देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, यहाँ तक एग्रीकल्चर सेक्टर था। ठीक है, आज हम बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर को देखेंगे। तो देखो, जब ब्रिटिशर्स आए ना, उस टाइम पे जो बेसिकली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में चल रहा था, ब्रिटेन में चल रहा था। ठीक है, उन्होंने बेसिकली क्या किया था, जैसे अभी तक हमने पढ़ा था कि मेन मोटिव उनका था कि यहाँ से इंडिया से रॉ मटेरियल्स को ब्रिटेन में एक्सपोर्ट करना। ठीक है, ब्रिटेन में मतलब इंपोर्ट करना, फिर उसके बाद वहाँ से जो फिनिश गुड है उसको एक्सपोर्ट करना इंडिया में, क्योंकि उन्हें अगर फिनिश गुड बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, कोई भी ऐसे नो वेरियस आइटम्स बनाते हैं, तो एक्सपोर्ट करने के लिए कोई एक मार्केट चाहिए होगा ना। मतलब अगर प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली कहाँ से क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए एक मार्केट चाहिए होता है। तो बेसिकली क्या था, उनके इंडिया में एक ह्यूज मार्केट मिला। राइट, तो बेसिकली यही था कि उनका मेन मोटिव यही था कि यहाँ से रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करना ब्रिटेन में, फिर ब्रिटेन में नो नो गुड्स वगैरह को तैयार करके फिर उसके बाद इंडिया में भेजना। ठीक है, तो जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की हम बात करते हैं तो क्या होता है कि लाइक वे अपनी ही कंट्री पे ज़्यादातर फोकस थे। हमारे इंडिया में कोई भी ऐसा साउंड इंडस्ट्रियल बेस उनके द्वारा कोई सेटअप नहीं किया गया। ठीक है, तो even as a country, world famous handicraft industry declined. No corresponding modern industrial base was allowed to come up to take pride of place so long enjoyed by the other form by the formers. बेसिकली क्या था कि इंडिया को क्या माना जाता था, एक जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है उसका एक फेमस हब माना जाता था ना इनिशियल टाइम में। ब्रिटेन के आने से पहले, ब्रिटिश के आने से पहले क्या था, हम एक हैंडीक्राफ्ट जो हमारी इंडस्ट्रीज थी बेसिकली वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लिए जानी जाती थी। जो गुड्स वगैरह हम क्रिएट करते थे वह काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होती थी। ठीक है, तो बेसिकली उनके द्वारा कुछ ऐसा डेवलप नहीं किया गया। द प्राइमरी मोटिव ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट का क्या था कि सिस्टमेटिकली डिस इंडस्ट्रियलाइज इंडिया वॉज टू फोल्ड। क्या था, फर्स्ट वाला था कि इंडिया को रिड्यूस कर देना स्टेटस ऑफ मियर एक्सपोर्टर ऑफ इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। ठीक है, मतलब यही था कि मैंने बताया ना कि इंडिया को बस इतना कर देना कि हाँ रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहा है कहाँ पे, ब्रिटेन में। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्या था, टू टर्न इंडिया इनटू द स्प्रोलिंग market for the finished products of those industries so that their continued expansion could be ensured to the maximum advantage of देयर होम कंट्री ब्रिटेन। ठीक है, बेसिकली क्या था कि इंडिया में गुड्स को एक्सपोर्ट करना, मतलब इंडिया में कहीं ना कहीं इंपोर्ट करना इसको गुड्स को, और उसका मैक्सिमम एडवांटेज ब्रिटेन कंट्री के द्वारा लिया जा सके। ठीक है, इन द अनफोल्डिंग इकोनॉमिक सिनेरियो, द डिक्लाइनिंग of indigenous handicraft industry created not only a massive unemployment in India but also demand in more Indian consumer market। ठीक है, बेसिकली क्या था, जब ऑब्वियसली जब जो हमारा इंडिजिनियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी अगर उसमें डिक्लाइन होगा तो जो अभी तक उसमें एम्प्लॉयड थे, ठीक है, जो उसमें जॉब वगैरह कर रहे थे उनको मतलब कुछ उनके लिए होगा ही नहीं, तो अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट लेवल पे क्रिएट होगा। उसके साथ साथ जो डिमांड था इंडियन कंज्यूमर मार्केट में, देखो ऑब्वियसली क्या होगा कि अगर कोई चीज़ें कुछ चीज़ें आप बना रहे हो। ठीक है, कुछ चीज़ें अगर आप बना रहे हो वो चीज़ें बंद हो जा रही हैं। ठीक है, लेट से क्लॉथ ही आप बना रहे हो, जो हैंडीक्राफ्ट के इंडस्ट्रीज थे उसमें जो भी बनता था। ठीक है, अगर ये ठप पड़ गई तो जो इसकी डिमांड थी, हाँ वो तो इंक्रीज करेगी ना। समझ रहे हो, मतलब अगर ये चीज़ें आप प्रोवाइड ही नहीं करा पा रहे हो तो कहीं से और पूर्ति होगा इसका। तो क्या हुआ, इंडिया को इंडिया को मार्केट मिल गया, मतलब बेसिकली ब्रिटिश के लिए इंडिया की ह्यूज मार्केट मिल गया। अब यहाँ पे अगर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ठप पड़ गई हैं तो वे अपने गुड्स को काफ़ी ज़्यादा लेस प्राइस में सेल करेंगे यहाँ पे, तो उसकी डिमांड इंक्रीज होगी। ठीक है, तो this demand was profitably met by the increasing import of cheap manufactured goods from the Britain। ठीक है, तो ये जो डिमांड इंक्रीज कर रहा था, जैसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जब ठप पड़ गई तो उसके बाद यहाँ पे डिमांड क्रिएट हुआ, मतलब डिमांड इंक्रीज कर गया। तो जब डिमांड इंक्रीज कर गया तो ब्रिटिश से जो गुड्स वगैरह आते थे चीप चीप नो काफ़ी चीप होते थे, मतलब प्राइस उनके काफ़ी कम होती थी। तो मतलब इंडियन जो हैंडीक्राफ्ट्स के वो थे
मतलब जो भी प्राइस वगैरह उसके थे उसके कंपैरिजन में इसकी चीप होती थी, तो ऑब्वियसली लोग इसको बाई करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। समझ रहे हो? तो ये था। ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी मॉडर्न इंडस्ट्रीज बिगेन टू टेक रूट इन इंडिया बट प्रोग्रेस रिमेन्ड वेरी स्लो। सेकेंड हाफ 19th सेंचुरी का मतलब एक तरह से क्या बोल सकते हो 1850 1860 वगैरह। हाँ, तो इस टाइम पे क्या हुआ कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी बेसिकली वो धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी, बट जो उसमें प्रोग्रेस था वो काफ़ी ज़्यादा स्लो था। ठीक है, इनिशियली दिस डेवलपमेंट वाज कन्फाइंड टू सेटिंग अप द कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल। इनिशियल टाइम में किसमें था बेसिकली कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल के लिए। ठीक है, तो कॉटन टेक्सटाइल मिल मेनली डोमिनेटेड बाय इंडियंस। कॉटन जो टेक्सटाइल मिल्स थे किससे डोमिनेटेड था? इंडियंस से। हमें बेसिकली वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलता था कंट्री के, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया। ठीक है, और वहीं जूट क्या था, उसमें बेसिकली क्या था, फॉरेनर्स के द्वारा उसको मैनेज किया जाता था। ठीक है, जूट मिल डोमिनेटेड बाय द फॉरेनर्स वर मेनली कंसंट्रेटेड कहाँ पे था? बंगाल में। ठीक है, सब्सिक्वेंटली हमें आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज हमें देखने को मिले। ठीक है, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी हो गया, इनकॉर्पोरेटेड इन 1907 में। ए फ्यू अदर इंडस्ट्रीज इन द फील्ड ऑफ शुगर, सीमेंट एंड पेपर बेसिकली इन सब में भी आने लग गए थे आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, हाउएवर देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। बेसिकली क्या था कि ये सारी इंडस्ट्रीज तो थी, बट हमें कहीं बहुत ही रेयर कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज देखने को मिलती थी। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? ऐसे इंडस्ट्रीज बेसिकली क्या, जिसमें आप कोई मशीन बना रहे हो और वो मशीन दूसरी चीज़ों को प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, आप ब्रेड बनाने वाली मशीन बनाए और वो है ब्रेड बना रही है। ठीक है, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज मीन्स इंडस्ट्रीज विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स विच आर इन टर्न यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल फॉर द करंट कंजम्पशन। ठीक है, मतलब आप एक मशीन टूल बना रहे हो और उससे बहुत सारे आर्टिकल्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें वो बना के कंजम्पशन जो पैटर्न है बेसिकली उसको पूर्ति कर रही है। ठीक है, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हियर एंड देयर was no substitute to here wholesale displacement of the country traditional handicraft industries, right? तो बेसिकली ये था। furthermore the growth rate of new industrial sector and its contribution to gross domestic products and gross value added remained very small। ठीक है, जो भी चीज़ें हो रही थी ना उसको अगर हम जीडीपी के टर्म्स में देखें, जीवीए के टर्म्स में देखें तो काफ़ी ज़्यादा मिनिमल था। मतलब इसमें हमें प्रोग्रेस उसकी वजह से नहीं देखने को मिल रही थी उस सिग्निफिकेंट लेवल पे। ठीक है, अनदर सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज द वेरी लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर। ठीक है, जितने भी इंडस्ट्रियल बेस थे बेसिकली इंडिया में, अगर उसके रिस्पेक्ट में हम देखें तो पब्लिक सेक्टर में जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा कम था। राइट, काफ़ी ज़्यादा कम था। बेसिकली अगर देखें तो कहीं ना कहीं कन्फाइंड था किसमें? रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स और कुछ अदर जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग थे उनमें। ठीक है, ये सब इसलिए था कि जैसे रेलवे का हो गया, जो भी लेट से कॉटन महाराष्ट्र के इंटीरियर पुणे वगैरह में देखने को मिला है। ठीक है, वहाँ से रेलवे को बना दिया गया ताकि जो मुंबई पोर्ट वगैरह है वहाँ तक लाया जा सके, फिर यहाँ से गुड्स को एक्सपोर्ट किया जा सके। पावर जनरेशन नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली चीज़ें कैसे मैनेज होंगी। ठीक है, कम्युनिकेशन, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। पोर्ट डेवलप होगा तभी हम इजीली गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। बेसिकली ये सारी चीज़ें था, इसी वजह से इस सब फील्ड को डेवलप किया गया था। ठीक है, उसके बाद फॉरेन ट्रेड पे आते हैं। फॉरेन ट्रेड का क्या सीन था? हम अगर देखें तो एंशियंट टाइम से हम काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट कंट्री माने जाते थे अगर ट्रेडिंग के रिस्पेक्ट में देखें तो। ठीक है, हम बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स आइटम वगैरह को एंशियंट टाइम से एक्सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं, बट द रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन ट्रेड टैरिफ परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली अफेक्टेड द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड वैल्यू ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। ठीक है, जो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज वगैरह ब्रिटिशर्स के द्वारा फॉलो किए जा रहे थे। ठीक है, उसके वजह से जो हमारा बेसिकली जो अभी तक हम हब माना जाता था एक्सपोर्ट में, हैंडीक्राफ्ट बिजनेस वगैरह चीज़ों में, तो उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट लेवल का डिग्रेडेशन देखा गया। मतलब बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया ये सारी चीज़ें। ठीक है, कंसिक्वेंटली इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स लाइक
रॉ रॉ सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, वूल हो गया, सुगर हो गया, इंडिगो हो गया, जूट हो गया, ठीक है। और इसके साथ साथ इंपोर्टर किसका बन गया, फिनिश कंज्यूमर गुड्स लाइक कॉटन, सिल्क, वुलन क्लॉथ एंड कैपिटल गुड्स लाइक लाइट मशीनरी प्रोडक्ट्स इन फॉर फैक्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। प्रोड्यूस इन फैक्ट्री ऑफ द ब्रिटेन, हम क्या एक्सपोर्ट करने लगे, कॉटन, वूल, सुगर, इंडिगो वगैरह, जूट वगैरह, ये सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करने लग गए। और वहीं पे हम इंपोर्ट क्या करने लग गए, फिनिश गुड्स जैसे कॉटन एंड सिल्क के क्लॉथ्स वगैरह हो गए, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज वगैरह, कैपिटल गुड्स लाइक लाइट मशीनरी वगैरह को हम कहीं ना कहीं इंपोर्ट करने लग गए, स्पेशली जो प्रोड्यूस होते थे कहाँ पे, ब्रिटेन में, ठीक है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज ब्रिटेन मेंटेन ए मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, ठीक है। ऑब्वियसली उनके द्वारा रूल किया जा रहा था, तो उन्हीं के द्वारा कहीं ना कहीं क्या हम एक्सपोर्ट करेंगे, क्या इंपोर्ट करेंगे, तो वह ब्रिटेन के द्वारा ही मैनेज किया जा रहा था, राइट। एज ए रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन, हाफ ऑफ द इंडिया जो जितना भी ट्रेड होता था वह रिस्ट्रिक्टेड था कहाँ पे, ब्रिटेन में, ठीक है। वाइल द रेस्ट वाज अलाउड विद फ्यू कंट्रीज लाइक चाइना हो गया, सिलोन हो गया, मतलब श्रीलंका बोलते हैं ना, पर्सिया, ईरान बोलते हैं, ठीक है। अगर देखें जितना भी हमारा ट्रेड होता था फॉरेन कंट्रीज के साथ, उसमें हाफ हम ब्रिटेन के साथ करते थे, ठीक है, और हाफ जो होता था वो अदर कंट्रीज के साथ होता था, जैसे चाइना हो गया, श्रीलंका हो गया और ईरान हो गया, ठीक है। तो ओपनिंग ऑफ स्वेज कनाल फर्दर इंटेंसिफाइड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड। जो स्वेज कनाल ओपन हुआ था, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो ब्रिटेन का कंट्रोल था ना, ब्रिटेन का जो कंट्रोल था इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे, वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। अभी हम देखेंगे स्वेज कनाल कहाँ है एग्जैक्टली। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड थ्रू आउट द कॉलोनियल पीरियड वॉज जनरेशन ऑफ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस, ठीक है। अगर देखें तो जो भी चीज़ें थी ब्रिटेन वगैरह के द्वारा जो भी किया जाता था, जो भी जनरेट वगैरह किया जाता था, उसमें हम देखें तो जो हमारा बेसिकली जो भी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते थे उस पर एक्सपोर्ट सरप्लस जनरेट होता था काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। जो चीज़ें हम बेच रहे हैं, हाँ, उसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट होता था, बट प्रॉफिट कौन लेता था, ऑब्वियसली अंग्रेज लोग, ठीक है। जैसे बट दिस सरप्लस केम एट द ह्यूज कॉस्ट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो एक्सपोर्ट करते थे, जो जैसे फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट किया, क्लॉथ्स को एक्सपोर्ट किया, ठीक है, फिर उसके बाद और भी जैसे केरोसिन ऑयल वगैरह को एक्सपोर्ट किया। भाई जब ये सारी चीज़ें आप एक्सपोर्ट कर दे रहे हो, तो जो हमारा पब्लिक है, इंडिया के जो सिटीजन्स हैं बेसिकली, वो कहाँ से पाएंगे, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करने लगे ब्रिटिशर्स, तो ऑब्वियसली इंडियन के जो पीपल हैं उनके पास कुछ प्रेजेंट ही नहीं रहेगा, वर स्कार्सली अवेलेबल इन डोमेस्टिक मार्केट। Furthermore, this export surplus did not result in any flow of gold and silver into India. और इस जो भी सरप्लस वगैरह मेड किए जाते थे उससे कोई भी गोल्ड एंड सिल्वर का इंपोर्ट ही नहीं होता था इंडिया में, ठीक है। रेदर दिस वाज यूज्ड टू मेक पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन ऑफिस सेटअप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन, ठीक है। जो भी सरप्लस वगैरह मेड किया जाता था उससे क्या होता था, कहीं पे वार हो रहा है, ठीक है, कहीं पे वार हो रहा है, कोई भी चीज़ें होती थी, मतलब कोई भी ऑफिस वगैरह सेटअप किया गया जो ब्रिटेन के द्वारा, ठीक है, उनके जो ऑफिस हैं उनकी सैलरी पेमेंट वगैरह करना, इस सब में कहीं ना कहीं खर्च किया जाता था, ठीक है। इन डायरेक्टली इंडिया के लिए कुछ नहीं किया जाता था, मतलब जो इंडियन नागरिक थे ना उनके लिए कुछ नहीं किया जाता था उस टाइम पे, अगर हम देखें तो, ठीक है। तो बेसिकली यही था, against fought with British government import of individual items all which lead to drain of India's wealth, ठीक है। तो वही था कि कैसे जो सरप्लस हम जनरेट कर रहे हैं, मतलब बेसिकली क्या था, जो सरप्लस हम मेड किया जा रहे थे एक्सपोर्ट वगैरह से, उससे बस ब्रिटिशर्स अपना ही पेट पूजा करते थे, ठीक है, इंडिया के लिए कुछ नहीं करते थे। अब हमारा आता है डेमोग्राफिक कंडीशन क्या था, ठीक है। डेमोग्राफिक कंडीशन था मतलब हमारी जो पब्लिक थी कितनी पढ़ी लिखी थी, क्या था चीज़ें, क्यों, इस सबको हम देखेंगे, ठीक है। देखो वेरियस डिटेल अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज मेड फर्स्ट कलेक्टेड थ्रू द सेंसस ऑफ 1881, ठीक है। जो सेंसस हुआ था 1881 में, ठीक है, उसके थ्रू बहुत सारे डाटा को कलेक्ट किया गया था इंडिया के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो, बट कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे इट वाज रिवील दैट द अनइवननेस ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। यह बोला कि जो इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ है अनइवन है, सब्सिक्वेंटली एवरी 10 years such census operation were carried out before 1921 में इंडिया वाज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है। जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन था बेसिकली अगर उसकी बात करें तो 1921 से पहले हम फर्स्ट स्टेज में थे, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेज चालू होता है कब से,
1921 के बाद से, ठीक है। हाउ नीदर द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया नॉट द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वाज वेरी हाई, ठीक है। इस उसके बाद क्या बोला गया कि जो सेकेंड स्टेज था पॉपुलेशन ग्रोथ का, उसमें बोला गया कि इंडिया का ना पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा था, ना जो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है वो अभी बहुत ज़्यादा था, ठीक है। ठीक है, द वेरियस सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स वर आल्सो नॉट क्वाइट इंक्रीजिंग। वेरियस जो सोशल डेवलपमेंट्स थे वो अभी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजिंग नहीं था। तो ओवरऑल लिटरेसी रेट अगर देखें तो लेस देन 16% था। आप सोच सकते हो कितना कम था भाई। आउट ऑफ अगर फीमेल का लिटरेसी रेट देखें तो वह था अबाउट 7%, इसलिए काफ़ी ज़्यादा कम था अगर प्रेजेंट के टाइम से हम कंपेयर करें तो। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ वर नॉट अवेलेबल, मतलब अनअवेलेबल था अगर देखें तो लार्ज पॉपुलेशन के लिए। अगर कहीं अवेलेबल भी था तो वहाँ पे हमें जो इक्विपमेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा इनएडिक्वेट थे, मतलब प्रेजेंट वगैरह नहीं थे। जैसे एक प्रॉपर इक्विपमेंट्स होने चाहिए, आई मीन जो प्रॉपर फैसिलिटीज़ वगैरह होनी चाहिए ना हॉस्पिटल्स वगैरह में, वह सारी चीज़ें प्रेजेंट नहीं थी। कंसिक्वेंटली वाटर एंड एयरबोर्न डिजीज वर रैम्पेट, काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट लेवल पे प्रेजेंट थे वाटर एंड जो एयरबोर्न डिजीज़ वगैरह हो गया, ठीक है, डेंगू वगैरह हो गया चीज़, ठीक है। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे प्रेजेंट था, ठीक है। नो वंडर द ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट वाज वेरी हाई। उसके साथ साथ अगर देखें तो मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ज़्यादा था, ठीक है। पर्टिकुलरली अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखें तो वह था 2218 पर थाउजेंड। समझ सकते हो आप, काफ़ी ज़्यादा नंबर, बड़ा नंबर है, ठीक है। अगर अभी हम प्रेजेंट में देखें तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, 28 पर थाउजेंड। हालांकि 28 नहीं है अभी, आई थिंक 23 हो गया है, 24 हो गया है, पुराना थोड़ा सा है इसी वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है, बट हाँ 23 या 24 हो रखा है, ठीक है। वहीं अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें तो वह था 32 ईयर्स। भाई अभी देखें तो 69 ईयर्स है, ठीक है। जिसमें अगर फीमेल के देखें तो 71.2% आई थिंक, सॉरी 71.2 ईयर्स है, ठीक है। और वहीं पे मेल का देखें तो 69.4 ईयर्स है, ठीक है। It is in the absence of reliable data, it is difficult to specify the extent of poverty at that time, but there was no doubt that the extensive poverty prevail in the India, ठीक है। हालांकि जो डाटा वगैरह प्रेजेंट है, हाँ, जो उस टाइम पे डाटा वगैरह कलेक्ट किया जाता था उससे हम ये तो पता नहीं लगा पाते कि एग्जैक्टली कितना पॉवर्टी था, बट अनुमानतः एक बता सकते हैं कि जब वो पॉवर्टी था उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रिवेल था कंट्री के, काफ़ी ज़्यादा प्रिवेल था कंट्री में, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ डेमोग्राफिक जो इंफॉर्मेशन था कंट्री का उस टाइम पे उसको हमने देख लिया। अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी इजली समझ आ रही होंगी। हम ट्राई कर रहे हैं कि इसको काफ़ी ज़्यादा सिंपल वे में आपको समझाया जाए, ठीक है। अब देखो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में क्या था, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर सो लिटिल साइन ऑफ चेंजेस, ठीक है। अगर देखिए तो कहीं ना कहीं हमें एग्रीकल्चर जो सेक्टर था उसमें काफ़ी ज़्यादा एक तरह से एम्प्लॉयमेंट देखा गया था, ठीक है। लार्ज शेयर ऑफ वर्कफोर्स हमें कहाँ पे देखने को मिला था, एग्रीकल्चर में। अगर देखें तो 70 to 75%। अगर वहीं मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो हमें लगभग 10% देखने को मिलता था, और सर्विस सेक्टर में 15 to 20%, ठीक है। तो बेसिकली एग्रीकल्चर में कितना था, एग्रीकल्चर में था 70 to 75%। समझ सकते हो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज पॉपुलेशन डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व थे, ठीक है। अभी भी कितना है 54%, आई थिंक कितना बताया था 48 या 49% अप्रॉक्सीमेटली है, ठीक है, लेटेस्ट जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग। और उस टाइम पे अगर हम मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर था उसको देखें तो लगभग 10% था, और सर्विस सेक्टर 15 to 20% था, ठीक है। देखो ये कहाँ यूज होता है, ये सारे डाटा यूज होंगे जब आप नो आंसर राइटिंग करोगे उसमें एग्जाम्पल कोट करने के लिए, ठीक है। अगर ग्रोथ पूछ लिया हमने क्या क्या अचीवमेंट किया, अगर हम नो ब्रिटिश इंडिया से देखें अभी तक, तो हम इसको कंपेरिजन के तौर पे दर्शा सकते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। अनदर स्ट्राइकिंग अनदर स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट वाज ग्रोइंग रीजनल वेरिएशंस। में रीजनल वेरिएशंस भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था। पार्ट ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी कंप्राइजिंग जो एरिया प्रेजेंट में है क्या, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरला है, कर्नाटका है, ठीक है। बॉम्बे एंड बंगाल विटनेस ए डिक्लाइन इन डिपेंडेंस ऑन वर्कफोर्स ऑन एग्रीकल्चर। जो रीजनल वेरिएशन देखने को मिला उसमें अगर देखें तो जो बॉम्बे एंड बंगाल वाले रीजन से बेसिकली
मद्रास प्रेसिडेंसीज है, उसमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर का वर्कफोर्स था उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिला था, ठीक है। और वहीं पे इंक्रीज देखने को मिला था किसमें, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर में, ठीक है। However, there had been increase in share of workforce in agriculture during the same time in the state of Odisha, राजस्थान एंड पंजाब, ठीक है। उसी टाइम पे अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर के सेक्टर में इंक्रीज देखने को मिला था किस किस रीजन में, उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब। और वहीं हम जो मद्रास प्रेसिडेंसीज हैं जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, उसके साथ साथ बॉम्बे, बंगाल में देखें तो वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हम सर्वे उसको देखें, नो डिपेंडेंसी को देखें तो उसमें हमें रिड्यूस देखने को मिला था, ठीक है। अब हमारा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अगर देखें तो जो कॉलोनियल रेजिम था उस टाइम पे हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिला था, जैसे रेलवे हो गया, पोर्ट हो गया, वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया, पोस्ट हो गया, ठीक है। एंड उसके साथ साथ अगर देखें तो टेलीग्राफ, ये सारे जो सेक्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुए थे, ठीक है। डेवलप इसीलिए होते क्योंकि उनका मेन मोटिव था कि इंडिया को एक यू नो import hub बनाना, ठीक है। However, the real motive behind the development was not provide basic amenities to the people but to serve various colonial interests, ठीक है। तो ये सारे डेवलपमेंट्स हुए थे, उसमें अगर देखें तो ब्रिटिश का एम नहीं था कि हम जो बेसिक एमिनिटीज है, बेसिक नीड है बेसिकली पीपल का, उसको प्रोवाइड किया जाए। रेदर देन क्या उनका मेन फोकस था कि जो कॉलोनियल इंटरेस्ट है बेसिकली उसको नो प्रोटेक्ट किया जाए, उसको इंक्रीज किया जाए, ठीक है। अगर देखें तो रोड कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया प्रायर टू एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल वाज नॉट फिट फॉर द मॉडर्न ट्रांसपोर्ट। जो भी रोड्स वगैरह बनाए गए थे ब्रिटिशर्स के आने से पहले, वह जो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट वगैरह थे उससे उसके लिए फिट नहीं थी। द रोड दैट वर बिल्ट प्राइमरली सर्व द पर्पज ऑफ मोबिलाइजिंग द आर्मी विद इन द इंडिया एंड ड्राइंग आउट द मटेरियल फ्रॉम द कंट्री साइड टू नियरेस्ट रेलवे station or the port to send these far away England and other lucrative foreign destinations, ठीक है। बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि जो भी रोड्स थे ब्रिटिशर्स के आने से पहले, जो भी रोड्स थे वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से मैच नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं उससे मैच नहीं कर पाते थे। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा रोड्स वगैरह को डेवलप किया गया इंडिया में। उनका मेन मोटिव क्या था कि जो भी सोल्जर्स हैं उनको मोबिलाइज किया जा सके, मतलब उनको एक जगह से दूसरी जगह से ईजिली भेजा जा सके। उसके साथ साथ जो भी चीज़ें ब्रिटेन में इंपोर्ट किया जा रहा है इंडिया से, मतलब इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, उसको ईजिली मोबिलाइज किया जा सके, आई मीन उसको ईजिली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सके, ठीक है। और वो भी जो गुड्स ब्रिटेन से इंडिया में आ रहे हैं उसको भी ईजिली कंट्री साइड एरिया तक पहुंचाया जा सके, ठीक है। दीज रिमेन acute shortage of all weather road to reach out the rural area during the rainy season। इसके साथ साथ अगर देखें तो अभी भी कहीं ना कहीं हमें शॉर्टेज देखने को मिला था ऐसे रोड्स जो कि मतलब जो जब बारिश वगैरह हुई उसको झेल पाए, ठीक है। नेचुरली देयर फॉर पीपल मोस्टली लिविंग इन एरिया सफर्ड ग्रेवियसली ड्यूरिंग द नेचुरल कलामिटीज एंड फेमाइन, ठीक है। जब फेमाइन वगैरह आते थे इसी सब के रीजन की वजह से कहीं ना कहीं वह ज़्यादा सफ़र करते थे, स्पेशली जो कंट्री साइड एरियाज में रहते थे, रूरल एरियाज में रहते थे, ठीक है। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रेलवे इन इंडिया इन 1850। 1850 में ब्रिटिश के द्वारा रेलवे को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। अगर देखें तो इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। द रेलवे अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन टू इंपॉर्टेंट वेज। और रेलवे कैसे इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट किया, इसमें हम दो इंपॉर्टेंट तरीके इसको देखेंगे, ठीक है। On the one hand, it is enabled people to undertake long distance travel and thereby break geographical culture and barrier, ठीक है। ये अनेबल किया कि लाइक रेलवे आ गया तो एक जगह से दूसरी जगह पीपल इजीली ट्रेवल कर पाते थे, ठीक है। तो जो जियोग्राफिकल बैरियर क्रिएट हुआ था अभी तक उसको कहीं ना कहीं ब्रेक कर दिया गया, ठीक है। वाइल द अदर हैंड इट इज फोस्टर कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर विच एडवर्सली अफेक्ट द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द विलेज इकोनॉमी इन इंडिया, ठीक है। दूसरा क्या किया, कॉमर्शियलाइजेशन जो एग्रीकल्चर का था उसको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, ठीक है। कॉमर्शियलाइजेशन का मतलब यही था कि फूड क्रॉप से कैश क्रॉप में शिफ्ट करना, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, इससे जो हमारा सेल्फ सफिशिएंसी था
विलेज इकोनॉमी पे वह काफ़ी ज़्यादा एडवर्सली अफेक्ट हुआ था, ठीक है। द वैल्यूम ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट अनडाउटली एक्सपेंडेड बट इट बेनिफिट्स रियली अकर्ड टू द इंडियन पीपल, ठीक है। जो भी एक्सपोर्ट इंडिया काफ़ी इंडिया के द्वारा किया जाता था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था उस टाइम पे अगर देखें तो। बट क्या होता था कि ब्रिटिशर से अपना पेट पूजा करते थे, इंडियन पीपल के लिए कुछ भी नहीं देते थे, ठीक है। द सोशल बेनिफिट विच द इंडियन पीपल गेन्ड owing to introduction of the railway were thus outweighed the country's huge economic losses, ठीक है। जो सोशल बेनिफिट पीपल के द्वारा गेन किया गया था, मतलब ब्रिटिशर्स के द्वारा एक तरह से आप बोल सकते हो, उनका मेन मोटिव यही था कि अपना खुद का चीज़ें को रन करना, ठीक है, कंट्री वगैरह को कुछ ना प्रोवाइड कराना। इससे हमें कहीं ना कहीं एक ह्यूज इकोनॉमिक लॉस इंडिया में देखने को मिला था, ठीक है। अलॉन्ग विथ द डेवलपमेंट ऑफ रोड एंड रेलवे, द कॉलोनियल डिस्पेंसेशन ऑल्सो टुक मेजर्स फॉर द डेवलपिंग द इनलैंड ट्रेड एंड सी लेन्स, ठीक है। इनलैंड ट्रेड्स को भी डेवलप किया गया उनके द्वारा और सी लेन्स को भी डेवलप किया गया, ठीक है। However, these measures were far from satisfactory. The inland waterways at time also provide uneconomic, as in the case of Coast Canal on Odisha coast, ठीक है। हालांकि जो चीज़ें उनके द्वारा वाटरवेज वगैरह को डेवलप किया गया वह भी अनइकोनॉमिकल था, ठीक है। बेसिकली क्या था, जनरल पब्लिक के लिए कहीं ना कहीं उसमें अलाउ नहीं किया जाता था। उसके साथ साथ जो भी चीज़ें था, मतलब इसलिए बनाया गया था कि जो कंट्री साइड एरियाज हैं वहाँ से चीज़ों को एक्सट्रैक्ट किया जाए, वहाँ से जो भी एग्रीकल्चर गुड्स वगैरह हो रहे हैं, जो नो कैश क्रॉप्स हो रहे हैं, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाए और कोस्टल रीजन पे पहुंचाया जाए ताकि वहां से फिर ब्रिटेन के लिए एक्सपोर्ट किया जा सके, ठीक है। दो द कनाल वाज बिल्ट एट ए ह्यूज कॉस्ट अप टू द गवर्नमेंट एक्सचेकर, ऑब्वियसली ह्यूज कॉस्ट पे उसे बिल्ड किया गया और ये पैसा किसका था, हमारे फार्मर्स का था, हमारे जो नागरिक हैं उनका था, ठीक है। एट इट फेल टू compete with द रेलवे, इतना ज़्यादा खर्च होने के बाद भी कैनाल पे गवर्नमेंट के द्वारा इतना ज़्यादा खर्च करने के बाद भी क्या हुआ, ये रेलवे से compete नहीं कर पाया, ठीक है। विच soon transverse द रीजन रनिंग पैरेलल टू द कनाल एंड हैड बीन अल्टीमेटली abandoned, ठीक है। बेसिकली उसे फिर से छोड़ दिया गया, ठीक है। द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया सिमिलरली सर्व द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ वगैरह का मतलब जो डेवलप किया गया था उसका मेन पर्पज यही था कि मेंटेन करना लॉ एंड ऑर्डर को इंडिया में, ठीक है। क्या लॉ एंड ऑर्डर होता था यार, सब अपना ही काम करते थे। द पोस्टल सर्विसेज ऑन द अदर हैंड डिस्पाइट सर्विंग द यूजफुल पब्लिक पर्पज रिमेन ऑल थ्रू द इंडिया टू, ठीक है। जो भी पोस्टल सर्विसेज वगैरह था, हाँ, वो इंडियन पब्लिक के लिए था ही नहीं भाई। पब्लिक की जो पर्पज था, हाँ, उसको सर्व तो करता था कुछ एक्सटेंट तक, बट काफी ज्यादा इनएडुकेट था, ठीक है। अब देखो हमारा आता है कंक्लूजन। आई होप जो भी चीज़ें हमने पढ़ा है काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा आपने। अब कंक्लूजन में यही है कि देखो, अगर देखें तो इंडिया वन इट्स इंडिपेंडेंस आफ्टर 2 centuries लॉन्ग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, ठीक है। उसके बाद कहीं ना कहीं इंडिया इंडिपेंडेंस को प्राप्त किया। द एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज ऑलरेडी सेटल विद सरप्लस लेबर एंड एक्सट्रीमली लो प्रोडक्टिविटी, ठीक है। एग्रीकल्चर क्या था, ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाता, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो हमारी पॉपुलेशन थी एक तरह से ओवर इन्वॉल्वमेंट था उसका, ठीक है। ओवर इन्वॉल्वमेंट था, जहाँ पे एक लेबर चाहिए होता था वहाँ पे वो 10 तैयार होते थे। उसके साथ साथ जो प्रोडक्टिविटी होती थी एग्रीकल्चर की ना, वह काफ़ी ज़्यादा कम थी, क्योंकि फर्टिलाइजर वगैरह प्रेजेंट नहीं थे। जो भी था वो भी मतलब जो कैश क्रॉप्स थे उधर डाइवर्ट कर दिया गया था, ठीक है। फूड क्रॉप में कुछ ऐसा इंप्रूवमेंट था नहीं। द इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज क्राइंग फॉर द मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंक्रीज पब्लिक इंटरेस्ट। उसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वह भी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन था नहीं उसमें। हमें टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है चीज़ें ना, बट ब्रिटिशर्स वो करते नहीं थे। फॉरेन ट्रेड वाज ओरिएंटेड टू फीड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन। जितने भी फॉरेन ट्रेड्स होते थे वह किस लिए था कि रॉ मटेरियल को इंडिया से एक्सपोर्ट करना, ब्रिटेन में पहुंचाना, और वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है उसको, उसमें जो नीड है रॉ मटेरियल्स का उसकी पूर्ति करना, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रेजेंट नहीं था। रेलवे नेटवर्क था वो भी काफ़ी ज़्यादा अप टू डेट नहीं था, इसलिए उसमें अपग्रेडेशन की तो ज़रूरत थी, एक्सपेंशन एंड पब्लिक ओरिएंटेशन, ठीक है। प्रेवलेंस ऑफ रैम्पेंट पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट भी सिग्निफिकेंट लेवल पे प्रेजेंट था उस टाइम पे,
ठीक है। अगर नटसेल में बोलें तो यही था कि सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस बिफोर द कंट्रीज वाज इनॉर्मस। ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट थी उस टाइम पे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, इकोनॉमी का चैप्टर फर्स्ट। आई होप यू एंजॉयड द सेशन एंड अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर आएंगे, सेकेंड चैप्टर को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।